चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज हम क्लास में देखेंगे साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। हेडिंग 6 साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। और इसमें हम क्या देखेंगे कि इतिहासकार महाभारत की जो कहानी दी गई है उसके हिसाब से विभिन्न चीज़ों को कैसे देखते थे। सबसे पहले हम एक भूमिका समझेंगे कि यह जो हमारा पाठ दिया गया है, कौन सा पाठ 3। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें हमारे पास एक कहानी है। कहानी कैसी? महाभारत की कहानी। और ये जो महाभारत की कहानी है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरे पाठ को समझाने का प्रयत्न किया है। ठीक, तो हम पहले समझेंगे कि महाभारत क्या होता है या महाभारत क्या था और यह कैसे कैसे आगे बढ़ा और किन किन लोगों के बीच में यह युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे कि जो महाभारत था वह स्टार्ट यहाँ से होता है कि एक राजा थे शांतनु। ठीक, शांतनु जो राजा थे तो उनके 2 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है भीष्म और दूसरा विचित्रवीर। ठीक, जो विचित्रवीर पुत्र था क्योंकि भीष्म ने क्या किया था, शपथ ली थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे। इस वजह से विचित्रवीर के जो 2 पुत्र थे धृतराष्ट्र और पांडु, और तीसरा पुत्र दासी पुत्र माना जाता था। ऐसे विचित्रवीर के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो जो धृतराष्ट्र थे वह जन्म से ही अंधे थे और पांडु थे वह स्वस्थ थे। तो क्या होता है, धृतराष्ट्र की जगह पांडु को राजा बनाया जाता है। राजा किसको बनना था? धृतराष्ट्र को बनना था। चूंकि वह जन्म से ही अंधे थे इस वजह से पांडु को राजा बनाया जाता है। इसके उपरांत क्या होता है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं और पांडव के 5 पुत्र होते हैं। ठीक, लेकिन बाद में कुछ समय के उपरांत पांडव की मृत्यु हो जाती है। पांडु जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है और धृतराष्ट्र को गद्दी संभालने का मौका मिलता है जब तक कि पांडु के पुत्र बड़े नहीं हो जाते। ठीक, राजा का पुत्र राजा बनेगा और अब राजा कौन थे? पांडव थे। तो पांडव के जो पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, वह राजा बनते, किंतु धृतराष्ट्र गद्दी संभाल रहे थे। और दुर्योधन आकर उनसे एक दिन बोलता है कि अब गद्दी आपको, जैसे पहले आपको गद्दी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आप क्या थे, जन्म से अंधे थे, इस वजह से आपको गद्दी नहीं मिली। और अब आपका पुत्र स्वस्थ है और आप गद्दी संभाल रहे हो तो आपके पुत्र को गद्दी मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर, गद्दी को लेकर इन दोनों के बीच में क्या होता है, विवाद होता है। और इसी विवाद का नाम क्या होता है, महाभारत रखा गया है। ठीक, और महाभारत किताब भी लिखी गई है। ठीक, तो इतना हमें समझ में आया इस पाठ में। अब क्या होता है, इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि इतिहासकार जो है वह महाभारत के बारे में क्या बोलते हैं कि यह जो ग्रंथ है उसकी भाषा कैसी है। कोई सा भी ग्रंथ अगर है तो इतिहासकार उसमें क्या देखते हैं कि उसकी भाषा कैसी है। ठीक, जैसे उसकी भाषा। ठीक, पहला आधार। ठीक, दूसरा आधार क्या है, वह किन लोगों के द्वारा लिखा गया है। ठीक, किन लोगों के द्वारा लिखा गया है, किस प्रकार के लोगों के द्वारा लिखा गया है। तीसरा के किसके लिए लिखा गया है। ठीक, किसके लिए लिखा गया है। जैसे अगर मान लीजिए भाषा में कितनी भाषा आ जाएंगी, पाली, ठीक, प्राकृत, संस्कृत, किस प्रकार की भाषा में लिखा गया है। अगर वह संस्कृत भाषा में लिखा गया होगा तो वह कैसा होगा, अधिक रूढ़िवादी रहा होगा या अधिक हिंदुत्व की ओर झुका रहा होगा। किस प्रकार के लोगों के द्वारा लिखा गया है, जैसे दरबारियों के द्वारा लिखा गया है, या किसी की जीवनी है, या फिर किसने लिखा है, या फिर इतिहासकारों ने लिखा है। ठीक,
तो इतिहास कैसा है, कोई किताब कैसी हो, किस पर डिपेंड करता है कि भाषा कौन सी है, किस प्रकार के लोगों ने लिखा है और किसके लिए लिखा है। जनता के लिए, जनता या प्रजा के लिए, या फिर राजा के लिए। तो जिस प्रकार से लिखा जाएगा उस प्रकार से इतिहास की प्रकृति होगी। तो इतना हमने देखा। तो इसमें क्या है, और यह चीज बताई गई है। दूसरा क्या बताया गया है कि उसकी तिथि। अब क्या है, महाभारत के बारे में यह जो पाठ दिया गया है, तो महाभारत के बारे में बताया कि महाभारत किस भाषा में लिखा गया है, किन लोगों के द्वारा लिखा गया है, उसकी तिथि क्या है, या फिर अन्य इतिहासों की भी तिथि क्या है, या फिर उसका काल क्या है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया कि उसकी तिथि से आशय है कि कोई भी इतिहास किस समय लिखा गया है। जैसे आधुनिक काल में लिखी गई किताबों की क्या रचनाएं एक जैसी प्रतीत होती हैं और उनकी विषय वस्तु एक जैसी होती है। ठीक, तो इतना हमें समझ में आया। फिर दूसरा आगे देखेंगे कि यह जो टॉपिक है महाभारत, इसमें हमने कुंती, द्रौपदी और इन सारी बातों पर पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। और अब हम क्या देखेंगे कि बीबी लाल जो एक पुरातत्वविद रहे हैं, उन्होंने क्या महाभारत के बारे में बोला है। ठीक, तो बीबी लाल ने कहाँ पर, हस्तिनापुर हरियाणा में क्या एक स्थल की खोज की, हस्तिनापुर। ठीक, हस्तिनापुर नामक एक स्थल की खोज की। तो यह कहा गया कि यह हस्तिनापुर कौन सा हस्तिनापुर है, जो पांडवों का हस्तिनापुर था। और इसके समझ तर्क में तर्क क्या दिए गए, यह गंगा की तराई में है, गंगा की तराई में है, या फिर गंगा के पास है। किसी नदी का जो बहाव या जहां से जल लेती है उसे तराई बोलते हैं, उसके नीचे गंगा की तराई में है। दूसरा, हस्तिनापुर के पास ही एक और जगह मिली है, कौन सी, कुरु। और कुरु जगह किससे संबंधित रही है, कौरवों से। तो इस तरीके से यह माना गया कि यह वही हस्तिनापुर रहा होगा। इतना सब समझ में आया। इसके बाद महाभारत को आगे टॉपिक में क्या दिया गया है, एक गतिशील ग्रंथ बताया गया है। गतिशील ग्रंथ का अर्थ क्या होता है, जैसे संविधान क्या है, एक गतिशील किताब है। और गतिशील, भारत का संविधान गतिशील संविधान है, क्योंकि वह समय समय पर क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार महाभारत में क्या है कि समय समय पर बहुत सारी कहानियां इतिहासकारों ने जोड़ी हैं, इसलिए उसे गतिशील किताब या गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता रहा है। ठीक, तो यह हमने समझे। फिर पीछे क्या दिया गया है, एक कहानी दी गई है। ठीक, टॉपिक के इस पाठ के अंत में एक कहानी दी गई है। और कहानी किसकी है, लाख के ग्रह की। ठीक, क्या था लाख का ग्रह, और कौन थे निषाद, और कौन थी कुंती। ठीक, इनके अराउंड ये कहानी घूमेगी। तो सबसे पहले समझेंगे लाख क्या होता है, एक पदार्थ होता है। ठीक, एक पदार्थ होता है। पदार्थ कैसा कि इसमें जो जैसे चूड़ियां जो बनाई जाती है, जो लाख होती है, बस उसी का घर बना हुआ था। किसका, पांडवों का। क्या होता है, पांचों पांडव जब उस लाख के घर में रहते थे, तो उन्हें मारने के लिए दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। और वह षड्यंत्र क्या था कि उस घर को जला दिया जाएगा, क्योंकि लाख बहुत जल्दी आग पकड़ती है, इस वजह से यह षड्यंत्र रचा गया। ओके, तो क्या होता है, जब कुंती उस दिन अपने पुत्रों को खाना खिला रही थी और बाकी उन्होंने लोगों का निमंत्रण किया हुआ था, तो वहां पे कौन आया था खाना खाने,
निषाद। निषाद मतलब जो लोग जंगलों में रहते हैं और केवट का काम करते हैं, नदियों में रहते हैं, वह लोग आए थे। निषाद जाति केवट वाली जाति थी। ठीक, तो वह लोग आए थे। तो एक निषाद औरत स्त्री आई थी और वह किसे लाई थी? अपने साथ में अपने 5 पुत्रों को लाई थी। तो कुंती क्या करती हैं, अपने जो 5 पुत्र थे, जो 5 पांडव थे, उनकी जगह पर निषाद के 5 पुत्रों को बेड पर सुला देती हैं और लाख के ग्रह में वह लोग मर जाते हैं और यह कुंती और वह 5 लोग भाग जाते हैं। तो इसकी कहानी बताई गई है कि बाद में उस निषाद की जो बहू थी, वह कुंती जब जंगल में थी महाभारत के बाद, तो उनसे क्या करती है, पूछती है यह बात कि क्या तुम्हें वह लाख का ग्रह याद है और जंगल में आग लगी होती है। जब कुंती से यह बात पूछती है तो कुंती वहीं पर सन्न खड़ी रह जाती हैं, एकदम शांत खड़ी रह जाती हैं और सोचने लगती हैं और वह निषादनी वहां से चली जाती है और कुंती आग में जल जाती हैं। यह कहानी हमें टॉपिक के अंत में दी गई है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पूरा विस्तृत तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से समझा। अब हम आगे क्या देखेंगे? अब हम आगे देखेंगे जो कुछ टर्मिनोलॉजी हमने इस चैप्टर में देखी और समझी, बाकी आप लोगों के क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था। ठीक, वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने देखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों लोग देखे थे। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से यहाँ से निकले थे और इनके कार्य देखे थे, तीनों के, चारों के कार्य देखे थे। और शूद्र का क्या कार्य होता था? तीनों की सेवा करना। तो इतना हमने देखा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा पितृसत्तात्मक समाज स्टार्टिंग में, पितृवंश का जो बात कही गई है वही बात को हमने समझा। अब उस बात को हम समझेंगे क्या कि पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है। पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है पिता का शासन। ठीक, और पिता के शासन के बाद किसका शासन? पुत्र का शासन। बस इतनी सी कहानी है पितृसत्तात्मक समाज की। कोई भी व्यक्ति अगर शासन कर रहा है तो उसके शासन में उसकी पुत्री का स्थान ना होके उसके पुत्र का क्या होगा? अधिकार। ठीक, क्या होगा? पुत्र का अधिकार। यह क्या है? पितृत्मक शासन है। और इस व्यवस्था से जो क्या बनेगा? समाज बनेगा। वह समाज कैसा होगा? पितृसत्तात्मक समाज होगा। समझ में आया? माता शासन कर रही है, पुत्री का अधिकार है, तो माता सत्तात्मक समाज। समझ में आया? दूसरा हम देखेंगे संपत्ति का अधिकार। तो इस समाज में संपत्ति का अधिकार किसे है? पुत्र को है। समझ में आया? पर यहाँ पर एक चीज समझनी थी हमें, क्या कि पुरुष को संपत्ति बहुत सारे तरीकों से प्राप्त हो रही थी, जैसे खरीद कर, ठीक, जीत कर, या फिर पिता द्वारा, ऐसे बहुत सारे तरीके बताए गए थे। और स्त्री के लिए क्या था? उपहार में, ठीक, या पति द्वारा, ऐसे कुछ तरीके ही बताए गए थे। तो संपत्ति पर किसका कैसे अधिकार था वह बताया गया और पितृत्मक समाज था वह बताया गया। तीसरा, इसमें महाभारत का उदाहरण देके क्या कहा गया कि स्त्री पर पुरुष का हमेशा अधिकार रहेगा। स्त्री मतलब पत्नी पर पति का अधिकार भी दिखाया गया है। तो वहां स्त्री का महत्व बताया गया है। अब हम क्या देखेंगे? सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता में हमने क्या देखा? वही वर्ण व्यवस्था। ठीक, कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कैसे समाज बटा हुआ था और लोगों के अलग अलग कार्य थे और लोगों की अलग अलग जीवन की दशाएं थी। वह सारी हमने चीजें देखी। संपत्ति का अधिकार भी समाज में विभिन्नता लेके आ रहा है, स्त्री और पुरुष के बीच में, हमने वो वाली चीज देखी और ये सारी चीजें देखी। अब यहाँ पर एक शब्द बचता है, बहुविवाह। ठीक, बहुविवाह के बारे में हम समझेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, तो बहुविवाह क्या होता है?
इस शब्द से क्या आशय है। ठीक, तो पहला है विवाह। ठीक, विवाह, विवाह क्या है? दो के मध्य संबंध। ठीक, अब इसके कई प्रकार हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? देखो, एक पुरुष ने एक स्त्री से शादी की तो है सामान्य विवाह। ठीक, सामान्य विवाह। और एक से दो से अधिक लोग उस विवाह में शामिल रहे तो कौन सा विवाह? बहु विवाह। ठीक, और बहु विवाह के कितने प्रकार हो सकते हैं? कि बहुपत्नी, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, ठीक, सहपत्नी विवाह या सहपति विवाह या परंपरा, परंपरा। दो, एक स्त्री एक पुरुष ने शादी की, सामान्य विवाह। एक पुरुष ने बहुत सारे स्त्रियों से शादी की, बहुपत्नी विवाह। एक स्त्री ने बहुत सारे आदमियों से शादी की, बहुपति विवाह। सहपत्नी का मतलब कि दो पुरुषों ने एक ही स्त्री से शादी कर ली, जैसे पांडवों ने किया था। सहपति का मतलब एक स्त्री ने दो अलग अलग पुरुषों से शादी कर ली और उन दोनों की एक ही पत्नी है, तो है सहपति और बहुपति, ऐसे चला जाएगा। ठीक, और परंपराएं क्या है? परंपराएं जैसे बहुत सारी भारतीय समाज में ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जहां एक स्त्री को बहुत सारे लोगों से विवाह करना भी परंपरा माना गया है। ठीक, तो यह हम चीजें देखेंगे। समाजशास्त्र जब पढ़ेंगे तो वहाँ पोलिनेशियन सोसाइटी के विवाह भी पढ़ेंगे। ठीक, तो आज यह चैप्टर को यहीं कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो बता दो और अगला चैप्टर जल्द ही, अगला चैप्टर कोशिश करेंगे कि जो पार्ट 4 होगा वह मात्र 2 बड़े बड़े वीडियोस में खत्म हो जाए। ठीक, धन्यवाद।